हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा क्लास टेस्ट जो हुआ उसके क्वेश्चंस को। जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। हमारे क्रोमेटोग्राफी के क्वेश्चंस हैं, इसमें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और कुछ हमारे एनालिटिकल ऐसे मेथड्स एंड फ्लोरीमेट्री, ये हमारे टॉपिक्स थे। इनके हमने सभी क्वेश्चंस किए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को टफ लगे हों, इजी भी हो सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो ये टॉपिक्स जब हमने पढ़ लिए और हमने आपको क्वेश्चंस दिए, तो उनमें से कितने क्वेश्चंस आप पर सही हुए, कितने आपसे गलत हुए, और आपने क्या गलतियां की जब अपन ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, तो अपन ने क्या गलतियां की, कुछ चीजों को हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आपको ये भी देखना है कि आपने कौन सी गलती की, किस कारण से आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ। और क्वेश्चन के साथ साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको उसका डिस्कशन भी देखना है। भाई क्वेश्चंस तो अपन कर ही लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस के आगे पीछे की बातें भी अपन को करना है। तो इसलिए हमारा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, देखो पेपर तो सभी बच्चे देते हैं, लेकिन पेपर देने के बाद डिस्कशन बहुत जरूरी है कि अगर अपन ने स्टडी की है तो भाई हमसे कहाँ कमी रह गई थी, कि जिस कमी को हम पूरा करेंगे तो हमारे आगे क्वेश्चंस गलत ना हो। तो ये चीज जरूर, इसलिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डिस्कशन तो जरूर करना चाहिए। आप हमारे साथ करिए या फिर अपने फ्रेंड के साथ करिए, लेकिन डिस्कशन बहुत जरूरी है। डिस्कशन करेंगे तो आपको भाई पता चलेगा गलती क्या है। हो सकता है कई बार हम जानते हुए चीजों को भी गलत करके एग्जाम में आ जाते हैं। तो वही इसलिए पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, और सॉल्व करने के बाद आपका डिस्कशन भी जरूरी है। दोनों तीनों चीजें आपकी बहुत जरूरी होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन डिस्कशन को। सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने। हमारा पहला क्वेश्चन था एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में उन्होंने पूछा था। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो सबसे पहली जो चीज है, अपन को एटॉमिक लिखा हुआ है, इमिशन लिखा हुआ है। अपन जनरली क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के दो टाइप होते हैं, एटॉमिक इमिशन होता है और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन होता है। इमिशन में मतलब ये है कि इनके पास तो भाई एक्स्ट्रा में है अवेलेबल, क्या है, इनके पास एनर्जी एक्स्ट्रा है, हायर एनर्जी स्टेट में है हमारा ये अभी। कहां पर है, हायर एनर्जी स्टेट में ही, ये कहां पर है, हाई एनर्जी स्टेट में होता है। तो इसलिए देखो, ये अगर कोई कंपाउंड लो एनर्जी स्टेट में रहता है और अगर वो हाई एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो ये वाली जो मेथड होती है, इसमें एब्जॉर्प्शन वर्ड आता है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है हमारी, ठीक है। और अगर मान लो कोई ऑलरेडी हायर एनर्जी स्टेट में है वो, और वो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है आपका, तो वो यहां से अपने एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये कहलाता है आपका इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये तो भाई होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के दो टाइप। अब यहाँ पर है एटॉमिक, और एटॉमिक के बाद लिखा है इमिशन, तो इसको ध्यान से पढ़ना था। देखो, द मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड लाइट एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ फ्रॉम द एटम दैट आर एक्साइटेड थर्मली। भाई कोई एटम था, उसको अपन ने हीट दी तो वो एक्साइटेड हो गया, वो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। अब वहां से उसने क्या किया, एनर्जी को रिलीज करके वो लोअर स्टेट में आता है, यहाँ पर इमिशन हुआ है। तो इस लाइन से तो यही मतलब लिख रहा है कि मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड लाइट। देखो इमिटेड लाइट लिखा है। अगर आप एब्जॉर्प्शन को मेजर करते हो तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और अगर इंटेंसिटी किसकी मेजर करते हो, इमिटेड की, तो वो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ द एब्जॉर्बेंस, भाई एब्जॉर्बेंस लिखा है, बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। measurement of the intensity of the emitted light at the particular wavelength from the atoms that are excited by the monochromatic light, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, देखो यहाँ पर ये सी ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अपन यहाँ पर थर्मली ही उसको एक्साइटेड करते हैं, तो इसलिए अपना गलत रहेगा। द मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्ब वाली बात यहाँ पर बिल्कुल भी गलत है। ये आपका जो डी ऑप्शन और सी ऑप्शन है, हमको डराने के लिए बनाए गए थे, डी ऑप्शन और बी ऑप्शन, यहाँ तो ये बिल्कुल निगलेक्ट है। हाँ, आपका ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन, इनमें कंपटीशन है, 80% अपना ये सही है, 20% ये मान सकते हो। तो बेस्ट आंसर पे जाओगे तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बट ऑप्शंस को थोड़ा सा यहाँ पे टफ डेवलप किया गया, तो इसलिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ हो गया। बाकी पूछा क्या था, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पर ये आंसर है हमारा। देखो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं अपन, ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है, यहाँ पे इमिटेड लाइट का जो रहता है उसको मेजर करते हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ को, जो थर्मली एक्साइटेड होता है।
ठीक है। और इमिटेड लाइट जो एटम्स का होता है थर्मली एक्साइटेड, सबसे मेन चीज है थर्मली एक्साइटेड होना चाहिए, ये इसकी टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन क्या है कि थर्मली एक्साइटेड होना चाहिए। हमारा कैसा होना चाहिए, थर्मली। थर्मली अगर एक्साइटेड रहेगा तो उसको अपन क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो इसको एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ते हो, दो चीजों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी वो मेथड है जिसमें अपन किसका यूज करते हैं भाई मेरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अपन लोग यूज करते हैं। अब रेडिएशन के दो तरीके हो सकते हैं भाई, एक तो वो है जो आराम से रहते हैं ग्राउंड स्टेट में, ये लोग कोई भी ग्राउंड स्टेट में था, उसको एनर्जी मिली, वो कहाँ चला गया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। यहाँ पर अपना E इज इक्वल टू एच म्यू का हुआ एब्जॉर्प्शन, तो ये कहलाती है आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। और इसमें हम मेजर किसको करते हैं, एब्जॉर्बेंस को ही मेजर करते हैं। यही हमारा पैरामीटर होता है, जैसे यूवी है आपका, यूवी विजुअल IR, NMR, ये सब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे फ्लोरोसेंस, फ्लोरीमेट्री हमारा, ठीक है। और ये अपन देख रहे हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें देखो यहाँ पे पहली चीज तो हायर एनर्जी स्टेट में रहेगा वो, ठीक है। हायर से वो कहाँ जाएगा, लोअर में जाएगा, और हम इसी एनर्जी को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। इस एनर्जी को क्या करेंगे बेटा, अपन लोग मेजर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर भी तो हायर एनर्जी में गया है, तो ये नहीं करते ना मेजर। यहाँ पर वो हायर एनर्जी में गया था, थर्मली अपन उसको एक्साइटेड कर देते हैं, ठीक है। थर्मली एक्साइटेड किया, कोई रेडिएशन से तो नहीं किया अपन ने। दूसरी चीज, अपन यहाँ पर एक्साइटेशन के दौरान जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको थोड़ी ना मेजर कर रहे हैं। अगर हम उसको मेजर करते तो भाई वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम मेजर क्या कर रहे हैं, जो यहाँ से रिलीज हो रहा है एनर्जी, जो आपकी रिलीज हो रही है, हम उसको मेजर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई तीसरी दुनिया से आएगा एक्साइटेड फॉर्म में। एक्साइटेड फॉर्म में वो लेके तो हमको ही जाना है, बट वो एक्साइटेड जब हम करते हैं तो वो मेजर नहीं करते, हम उसको मेजर करते हैं इमिशन को, उसने कितना रेडिएशन एमिट किया, कितना एनर्जी क्या किया है, एमिट किया है, बेसिकली हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, इस क्वेश्चन में ध्यान रखें इस चीज को। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मोस्ट वाइडली यूज एनर्जी सोर्स इन द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई कोई एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहां देखो लिखा है क्लियर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है भाई। तो अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो भाई इसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, तो एनर्जी का सोर्स चाहिए। सोर्स कहां से मिलेगी एनर्जी, कौन करेगा एक्साइटेड, जब वो ग्राउंड स्टेट से कहां जाएगा, हायर स्टेट में जाएगा, तो उसी को तो अपन मेजर करेंगे, तो इसके लिए चाहिए सोर्स, ठीक है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ये तो भाई डिटेक्टर होता है यूवी का, तो ये तो एकदम गलत हो गया अपना, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है, ये भी हमारा आंसर सही नहीं होगा। नाइक्रोम वायर भी सही नहीं होगा हमारा, ठीक है। ये जो होते हैं बेसिकली हमारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है यूवीआईआर, उससे रिलेटेड है। आपका ये जो है ना होलो कैथोड लैंप, ये लैंप है भाई, ये तो करेगा ना, यही तो देगा एनर्जी। तो यहाँ से ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा एटम, हायर स्टेट में जाएगा, हम इसी एब्जॉर्बेंस को मेजर कर लेंगे। तो ये इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सी आंसर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। होलो कैथोड लैंप, देखो ये है, आपको ध्यान रखना, ये डायग्राम बना है, देखो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, पूरा इसी में सब कुछ है। देखो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहली चीज तो हमारा सैंपल क्या रहता है बेटा, लिक्विड लेंगे, उस लिक्विड सैंपल को हम क्या कराएंगे, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोल सकते हैं फ्लूइडाइज फॉर्म में करते हैं, या फाइन ड्रॉपलेट अपन स्प्रे कर देते हैं, इसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम बनेगा, फिर हमारा सैंपल रहेगा, सैंपल में क्या करेगा, रेडिएशन का एब्जॉर्बेंस करेगा, वो कौन सा रहेगा, स्पेसिफिक वेवलेंथ हमको कहां से मिलेगा, हॉलो कैथोड लैंप से मिलता है। हॉलो कैथोड लैंप हमारा एकदम करेक्ट था। यहाँ पे हम डिटेक्टर क्या करते हैं, फोटोमेट्रिक डिटेक्टर की यूज करते हैं, मेजरमेंट किसका करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब, तो यही कहलाती है हमारी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका स्पेशली यूज होता है मेटल एनालिसिस में, मेटल एनालिसिस में इसका अपन स्पेशली यूज करते हैं। लेड का एनालिसिस करना, लेड क्योंकि टॉक्सिक होता है, आज अपन देखते हैं भाई, अपन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि जो मैगी प्रोडक्ट आता है मार्केट में उसमें लेड रहता है, ठीक है। तो लेड का लेवल, या कोई भी फूड प्रोडक्ट है तो उसमें अपन देखते हैं कि लेड का लेवल क्या है, तो फिर उसको जो देखना है अगर मेटा एनालिसिस के लिए, तो वो बेसिकली हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन को क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, असर्शन था और रीजन था। भाई असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है। सबसे पहली चीज तो उसको क्वेश्चंस को अपन ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है स्टेटमेंट को अपन को सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा। करेक्ट पूछा मतलब अपन को सही सही बोलना है, ठीक है।
द एब्जॉर्प्शन लिखा है देखो यहाँ क्लियर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द एलिमेंट, इट्स गैसियस एटॉमिक form consists of a series of well defined narrow lines arising from a electronic transition of the outermost electron, ठीक है। ये यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, तो सही बोल रहा है, ये एब्जॉर्प्शन होता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। अब उसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे लिखा है एटॉमिक एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन लिखा है तो ये तो यही गलत हो गया है, आगे पढ़ लेते हैं। एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना होता है, इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई काम नहीं होता। Adsorption depend only upon the number of the unexcited atom. So absorption in the intestine is not directly affected by the temperature of the flame. तो ये तो यार गलत है एकदम से, एडजॉर्प्शन लिखा हुआ है तो बिल्कुल आपका ये गलत हो गया। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं इसमें, असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट, ये तो होगा नहीं आपका, ये भी नहीं होगा, ठीक है। असर्शन इज ट्रू, ये तो ट्रू है और रीजन इज द फॉल्स, तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्टली सी आंसर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट। ये देखो हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है इसमें, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है बेटा इसको चेंज करना पड़ेगा अपन को, अगर आप लोगों को दिया भी होगा तो उसको चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एडजॉर्प्शन लिखा हुआ है, अगर एडजॉर्प्शन नहीं लिखा था तो हम सही मान लेते, लेकिन एडजॉर्प्शन यहाँ पर लिखा है तो इसलिए ये आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला, आपका आंसर सी ही रहेगा, इसको मैं करेक्ट करा दूंगा, ठीक है। अगर आपने सी लगाया जिन बच्चों ने, उनका सी एकदम करेक्ट है, बी नहीं होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे वर्ड अपना एडजॉर्प्शन यूज किया गया है, तो इसलिए एडजॉर्प्शन मतलब जो है क्रोमेटोग्राफी की ओर इंडिकेट कर देता है। यहाँ पर लिखा है देखो, टेक्निक्स बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ द फ्री एटम्स जनरली एटोमाइजर कैन एब्जॉर्ब द रेडिएशन, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट एटम होता है तो वो कहाँ चला जाता है, ग्राउंड स्टेट एटम्स इन द गैसेस स्टेट, वो अपन यहाँ पर उसको क्या करते हैं, एटोमाइज फॉर्म में कर देते हैं, तो वो एब्जॉर्ब करेगा। फिर आगे क्या लिखा है, द एटम्स एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट, ठीक है, और हायर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करेंगे, हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। एनालाइट कंसंट्रेशन डिटरमाइन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये सब उसके बारे में लिखा है, जिसका हमें पता रहता है वो स्टैंडर्ड होता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन ओनली द नंबर ऑफ द अनएक्साइटेड एटम, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, टेम्परेचर से डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये क्योंकि देखो वो गलत इसलिए हो गया कि वहां पे लिखा क्या है, एब्जॉर्प्शन लिखा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन ऑफ द लेड इन द पेट्रोल इज एनालाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेड का एनालिसिस क्या करोगे, लेड की पॉइजनिंग में किसको याद करोगे भाई, अगर लेड किसी ने ले लिया है तो लेड की पॉइजनिंग में अपन ईडीटी यूज करेंगे भाई, जिस दिन लेड ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाएगा ईडीटी एंटीडोट हो जाएगा। और जो हमारे बॉडी के बाहर के सबस्टेंस है, कोई फूड प्रोडक्ट है, पेट्रोल है, और उसमें अगर अपन को लेड को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फिर क्या करेंगे अपन, एनएमआर हमारा कर नहीं पाएगा, क्योंकि एनएमआर तो क्या बताता है भाई, प्रोटॉन का इंफॉर्मेशन दे देगा हमको C13 का, ठीक है। और आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर वेट बताएगा, तो वो तो सबको पता होता है लेड का कितना मॉलिक्यूलर वेट है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी फंक्शन ग्रुप बताता है हमारा, तो इसका आंसर इकलौता बचता है हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर है ये, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। देखो इसमें ये चीज अच्छी है, लेड का डिटर्मिनेशन करते हैं पेट्रोल में, और उसमें क्या करते हैं, पेट्रोल जो होती है एंटी नॉकिंग एडिटिव ऐड करते हैं उसको, ये जनरल नॉलेज की चीज है, ठीक है। उसमें रहता है हमारा टेट्रा एथाइल एंड टेट्रा मेथाइल लेड को, तो इसका कंसंट्रेशन अपन को फाइंड आउट करना है लेड का, ठीक है। तो इसकी दो मेथड होती है भाई मेरे, एक डायरेक्ट मेथड होती है और एक इनडायरेक्ट मेथड होती है, ठीक है। द नेचर ऑफ द एंटी नॉकिंग एडिटिव इज नोन, हमें नेचर पता रहता है कौन सा है इसमें से, ठीक है। और वन कैन डिटरमाइन लेड डायरेक्टली बाय एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, पेट्रोल का अपन को सैंपल लेना है, उसको डाइल्यूट करेंगे भाई मेरे साइक्लोहेक्सेन से, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका अपन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कर देंगे लगभग लगभग 2800 एंगस्ट्रॉम पे, और वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन नोटेड कर लेते हैं, और इसको अपन स्टैंडर्ड कर्व जो स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है उससे इसको मैच कर देते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड है, मतलब सीधा आपने लिया, पेट्रोल उठाया, पेट्रोल का सैंपल लिया और उसमें साइक्लोहेक्सेन से उसको डाइल्यूट किया और कर दिया एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये हो गया। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती कि कौन सा लेड है, लेकिन हम उसको एनालिसिस करते हैं लेड को, तो वो क्या कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, कि उसमें हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा एडिटिव ऐड किया गया है, उसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये भाई पेट्रोल के लिए मेनली यूज होता है, पेट्रोल में जो आपके एंटी नॉकिंग सब्सटेंस ऐड करते हैं इससे साउंड ज्यादा ना आए इंजन में, तो उसके लिए इसको अपन प्रेफर करते हैं, तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ध्यान रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी चॉपर इज यूज्ड फॉर। चलो भाई अपन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में चॉपर नहीं जानते क्या होता है चॉपर, चलो अपन बिल्कुल नहीं जानते चॉपर क्या है, ठीक है। अपन लोग नहीं जानते हैं कि चॉपर क्या है, सपोज अपन को नहीं पता कि चॉपर क्या होता है, अपन नहीं जानते कि चॉपर क्या होता है, ठीक है। ठीक है, मान लो अपन को नहीं पता है, अब अपन ऑप्शंस को देखते हैं। इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, हम ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं कि हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं। अगर हमको नहीं भी पता है तो हम अपने ऑप्शंस को तो देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। देखो मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट, ये तो भाई ये काम तो मेथड का मेन पर्पस है, चॉपर नहीं कर सकता। मेजर द वेवलेंथ लाइट इमिटेड बाय द सब्सटेंस, ठीक है, ये भी नहीं होगा आंसर। ब्रेक द स्टडी लाइट इनटू द पल्सेटिंग लाइट, ठीक है, ये क्या करता है, ब्रेक द स्टडी लाइट इनटू द पल्सेटिंग लाइट। भाई ये है पल्सेटिंग लाइट, लाइट आएगी ऊपर नीचे होती रहेगी, ये पल्सेटिंग लाइट। ये चॉपर, चॉपर एक प्रकार से क्या देते हैं, हम लगा देते हैं, इससे हमारी लाइट क्या होती है, झिलमिल करके आगे बढ़ती चली जाती है। जो अपन बोलते हैं ना झिलमिल लाइट होती है डीजे की, उस तरीके का काम ये, वो घूमते हैं ना, आपने डीजे का देखा होगा, वो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, तो वो चॉपर ही तो होते हैं। चॉपर क्या करता है, हमारी लाइट को पल्सेटिंग कर देता है, ठीक है। टू मेजर रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स, भाई ये भी नहीं होगा, तो क्या है, ये ही आंसर होगा, ठीक है। डीजे में भी चॉपर यूज होता है, तो वो लाइट को क्या करता है, ऐसे ऐसे इसमें भी रहता है, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज हो सकता है। ये दिख रहा है आपको, द फंक्शन ऑफ द चॉपर एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पीड ब्रेक द स्टेडी स्टेट लाइट इनटू द पल्सेटिंग लाइट। एकदम से जो लाइट जल रही है उसको पल्सेटिंग लाइट में कन्वर्ट करना है, जैसे डीजे की लाइट रहती है, डिस्को लाइट, उसमें कन्वर्ट करने का काम किसका होता है। देखो ये लिखा, सोर्स का क्वेश्चन आया था अभी। अब देखो यहाँ हेलो कैथोड लैंप, ये चॉपर घूम रहा है हमारा, क्या घूम रहा है हमारा, चॉपर घूम रहा है भाई, ठीक है। तो ये लैंप से लाइट आता, चॉपर घूम रहा है, यहाँ फ्लेम चल रही है, फ्लेम से हीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोक्रोमीटर लगा हुआ है जो पर्टिकुलर वेवलेंथ को सिलेक्ट करेगा, फोकसिंग लेंस है, फोटो सेल है, वो डिटेक्टर है हमारा, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या होता है, एक सेटअप होता है इसमें। ये ऑर्डर भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड सैंपल इनटू द सैंपल ड्रॉपलेट्स क्या बोलते हैं, बताओ। आपके घर में बेटा आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले अपन का कोविड-19 का समय था, तो अपन सैनिटाइजर को क्या करते थे, स्प्रे में, स्प्रे फॉर्म में कन्वर्ट होता था कि नहीं। अपन आज अगर कोई भी आता है अपने पास डिओ रहता है, तो डिओ प्रेशराइज सिस्टम रहता है, उसमें क्या करते हैं, उसको अपन क्या करते हैं, ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लिक्विड सैंपल को अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे से ड्रॉपलेट में। तो उस प्रोसेस को आपने घर पे देखा होगा। अब भाई डॉक्टर्स लोग प्रिस्क्राइब करते हैं छोटे बच्चों को, न्यूबलाइजेशन कराइए इसका। न्यूबलाइजेशन क्या होता है भाई, इनहेलेशन के फॉर्म में दिया जाता है, सीधा लंग्स में पहुंचता है ब्रोंकोडायलेटर, और भाई रिलीफ मिल जाता है कफ कोल्ड में। तो न्यूबलाइजेशन ही तो होता है। वो न्यूबलाइजेशन में क्या रहता है, अपन एनएस लेते हैं, नॉर्मल सेलाइन मान लो, और उसके ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और वो जाके कहां पर, हमारे लंग्स में पहुंचते हैं। तो वैसे ही तो है, लिक्विड सैंपल को अपन ने क्या, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर लिया, उसको क्या बोलोगे, फ्लैम फोटोमेट्री, भाई बिल्कुल गलत बात है। स्पेक्ट्रोमेट्री बिल्कुल गलत बात है। एटॉमिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट होता है निबलाइजेशन। हमारे लिक्विड सैंपल को हम क्या करते हैं, उसको निबलाइज करके ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें आंसर तो अपना क्या होगा, सीधा सीधा न्यूबलाइजेशन एकदम करेक्ट आंसर होगा। न्यूबलाइजेशन इज द परफेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो ये है न्यूबलाइजेशन, स्प्रे टाइप का कर देते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन रेडिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम द सिंगलेट एक्साइटेड टू द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, ठीक है। मतलब यहाँ पर हो रहा है फ्रॉम, फ्रॉम से मेन पॉइंट है आपका, इसको ध्यान से देखना। फ्रॉम द सिंगलेट एक्साइटेड टू द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, मतलब एक्साइटेड स्टेट से भाई हमारा कहाँ जा रहा है, ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। मतलब ये जब ऊपर से नीचे जा रहा है तो यार एनर्जी को तो रिलीज करेगा ही, एनर्जी को रिलीज ये करेगा। देखिए देखते हैं इसमें, फास्फोरेसेंस है इसमें हमारा, फ्लेम फोटोमेट्री है, फ्लोरोमेट्री है, ठीक है, और आपका ये है फ्लेम फोटोमेट्री भी, सब आपके इमिशन वाले हैं। तो अब ये जो आंसर हमारा आएगा ये कैसे पता चलेगा हमें, ये जो सिंगलेट एक्साइटेड लिखा हुआ है यहां से हमको आंसर क्लियर होगा कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट जो है, इसका आंसर दे आप लोग, क्या होना चाहिए, सभी लोग आंसर दें, ठीक है। इसका आंसर तो आपको देना है भाई। ये सभी इमिशन के टाइप है हमारे, फ्लेम, फ्लोरोमेट्री है हमारा, फास्फोरेसेंस है, फ्लोरोसेंस है, ये सब इमिशन होता है। इसमें एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ही जाता है। अपन को इसका आंसर देना है सभी लोगों को, आप लोग को दीजिए आंसर।
जल्दी से आंसर दो। अब आप लोग बोलोगे सर हम कैसे आंसर दे दे सर, ये सब तो वो हैं। तो मैं कह रहा हूँ कभी मत दो आंसर, देना ही कहाँ है बेटा आपको, बस क्वेश्चन पढ़ लो आपको आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इन सब में इमिशन इमिशन इमिशन, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है, स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन लिखा है, एब्जॉर्प्शन लिखा है, उठा के अलग करो इस क्वेश्चन को, सीधा सीधा क्या होगा, नन आंसर आएगा हमारा। एमिशन लिखा होता तो ये सब हमारे आंसर्स हैं, लेकिन लिखा क्या है भाई, एब्जॉर्प्शन लिखा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लिखा है, एब्जॉर्प्शन तो होता ही नहीं है इसमें, एब्जॉर्प्शन थोड़ी होता है, रिलीज होता है, एमिशन होता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, एब्जॉर्प्शन थोड़ी ना वहां रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिनोमेना ऑफ द एमिशन ऑफ द लाइट रेडिएशन बाय सबस्टेंस व्हेन एक्साइटेशन अकर्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, जब एक्साइटेशन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ द लाइट रेडिएशन बाय सबस्टेंस व्हेन एक्साइटेशन अकर्स इज द कॉल्ड, फ्लोरोसेंस बोलोगे उसको आप, लिमिसेंस बोलोगे, फास्फोरेसेंस बोलोगे या एब्जॉर्प्शन बोलोगे। अब इसमें क्या दोगे आप आंसर, ठीक है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। फिनोमेना ऑफ द एमिशन, अब यहाँ पर फिर से इमिशन तो लिखा हुआ है, देखो इमिशन लिखा है, मतलब आपका आंसर। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है, ऑफ द लाइट रेडिएशन बाय सब्सटेंस व्हेन एक्साइटेशन अकर्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये भाई हमारा ल्यूमिनेसेंस होता है, ल्यूमिनेसेंस के अंदर ही दो टाइप आते हैं, फ्लोरेसेंस आता है और फास्फोरेसेंस आता है। ठीक है, फ्लोरेसेंस जो होता है हमारा भाई, हमने देखा है फ्लोरेसेंस होता है और फास्फोरेसेंस होता है, ये तुरंत रिप्लाई कर देता है, ये थोड़ी सी देर बाद आता है। अब यहाँ इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं गया है, तो देखा जाए तो जो क्वेश्चन है ना हमारा, अब हमसे बेस्ट ऑप्शन को मांग रहा है कि भाई मेरे को आप बेस्ट ऑप्शन दीजिए, सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, आपको ये बताना सबसे बेस्ट कौन सा आंसर होगा इसमें से। तो अब बताइए आप क्या आंसर लगाओगे, आप मुझे बताओ, आप, मैं आपको यहीं पर लिख रहा हूँ आंसर, आप खुद बताना। मैंने कहा ल्यूमिनेसेंस होता है, ल्यूमिनस का तो इन्वर्टर आता है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कोई कंपाउंड जो होता है लाइट को एमिट करेगा, पहले वो पावर को लेगा और आफ्टर सम टाइम वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। एक हमारा होता है फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस भी रिलीज करता है और आपका फास्फोरेसेंस भी रिलीज करता है। ठीक है, फास्फोरेसेंस भी रिलीज करेगा और फ्लोरोसेंस भी। अब ये देखो सब आपका यहाँ पर क्या है, एमिशन है। तो अब बताइए अगर आप फ्लोरोसेंस आंसर पर जाओगे तो फास्फोरेसेंस को गुस्सा आएगा, कहेगा यार मेरे को क्यों छोड़ा, मैं भी तो एमिशन वाला हूँ। ल्यूमिनेसेंस नहीं बोलेगा, कहेगा मैं तो यार आपका सबका पेरेंट हूँ, तुम तो मेरे दो ब्रांच हो। तो अपन ने क्या किया भाई, इसको अपन ने दे दिया आंसर सीधा, तो उसमें फ्लोरेसेंस भी इंक्लूड हो गया और हमारा फास्फोरेसेंस भी इंक्लूड हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या रहेगा, इसमें ल्यूमिनेसेंस हमको लगाना पड़ेगा। हाँ, टाइम के साथ लिखा होता है कि इंस्टेंटली और आफ्टर सम टाइम, तो फिर अपने आंसर बदल जाते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया ना, केवल इमिशन लिखा है, आपको टाइम दे देते कि तुरंत या कुछ देर बाद। तो फास्फोरेसेंस और हमारा ये जो है ना फ्लोरोसेंस, ये हमको आंसर वहां पे हम आंसर लगा सकते थे कि क्या इंस्टेंटली पूछ रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम पूछ रहे हैं, डिलेड जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो फिर वहां पे हम आंसर फास्फोरेसेंस लगा देते, फ्लोरोसेंस लगा सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन को ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं है। ल्यूमिनेसेंस के दो टाइप होते हैं ना, अपन ने पढ़े हुए हैं, दो टाइप होते हैं, तो अपन ने लगा दिया आंसर ये वाला। ठीक है, क्लियर है आपको ये सब। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एनहेंस फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी, भाई कौन सा फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी को बढ़ा देता है कि ज्यादा फ्लोरोसेंस होने लगता है, कौन सा ग्रुप। ठीक है, फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विद द ड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, बताए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, अब ये बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आंसर होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो ये ए आंसर रहेगा अपना इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी को बूस्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं उसकी फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एनहेंस द फ्लोरोसेंस, जैसे आपका अमाइनो है, OH है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, हाई एटॉमिक नंबर है अगर, तो पाई इलेक्ट्रॉन का इंट्रोडक्शन हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है फ्लोरोसेंस का, ये याद कर लेना ये पॉइंट। अगर आपका हाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं, विड्रॉ हमारे डिक्रीज कर देते हैं, हाई एटॉमिक नंबर वाला क्या करता है आपका, डिक्रीज कर देता है। तो ये फ्लोरोसेंस के इफेक्ट कई बार एग्जाम में अपन से पूछ लिए जाते हैं भाई। नेक्स्ट है, फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, रेडिएशन फ्रॉम द सोर्सेज, टेम्परेचर, विस्कोसिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है,
भाई आप ये बताइए, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हो मान लो, ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली किस पर डिपेंड, जिसका जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतना ज्यादा उसका फ्लोरोसेंस होगा, तो सीधा सीधा कंसंट्रेशन, जैसा अपना वो उसमें अपन यूवी में एब्जॉर्बेंस की बात करते ना, वैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है हमारा, सीधा सीधा कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा क्या आएगा, अपना एब्जॉर्बेंस आएगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा आएगा। नेक्स्ट है देखो, ये हमारा फार्मूला होता है जैसा अपन वहां पे पढ़ते ना, वो वाला फार्मूला, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, तो वैसे ही यहाँ पर अपना फार्मूला होता है, बिल्कुल सिमिलर फार्मूला यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पे लिखा है F इज इक्वल टू एप्सिलॉन BC, ठीक है, तो ये फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी हो जाती है F हमारी, ये आपके क्या होती है, मोलर एब्जॉर्बिलिटी कोएफिशिएंट हो जाता है, जैसा ये रहता है आपका, ये L वहां पे अपन पाथ लेंथ बोल देते, तो यहाँ B पाथ लेंथ बोल दी, और C तो दुनिया में कंसंट्रेशन है ही हमारा, तो सीधा सीधा है, आप ये इक्वेशन में एब्जॉर्बेंस है, यहाँ F लिख दो, F मोलर एब्जॉर्बिलिटी CL, ऐसा भी इक्वेशन लिख दो, ये फ्लोरोसेंस हो गया, ये मोलर एब्जॉर्बिलिटी हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, पाथ लेंथ हो गया, काम खत्म हो गया। मतलब अगर कोई पूछे फ्लोरोसेंस में क्या BL-लैम्बर्ट्स लॉ को यूज कर पाओगे तुम, कहाँ बोलेंगे हम साहब करते हैं BL-लैम्बर्ट्स लॉ, ये लिखा आपके सामने सीधा सीधा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि भाई वही चीज है, कोई अलग से इसमें नहीं है, वही क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स इन फ्लोरोमेट्री, फ्लोरोमेट्री के डिटेक्टर का नाम इन नेपाल से पूछा हुआ है। अब बताइए फ्लोरोमेट्री का डिटेक्टर आपको बताना है, ठीक है, तो देखते हैं इसमें अपन क्या होंगे फ्लोरोमेट्री के डिटेक्टर्स जनरली, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग डिटेक्टर्स इन द फ्लोरीमेट्री, फ्लोरीमेट्री का डिटेक्टर बताना है आपको, कौन सा डिटेक्टर होगा। देखो ग्लोली सेल किसका डिटेक्टर होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, ग्लोली सेल किसका डिटेक्टर होता है भाई, आईआर का। फोटोवोल्टेक सेल्स हैं, फोटो ट्यूब्स हैं, ये बेस्ट लग रहा है मेरे को, तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जो आपका यूवी वाले हैं वही इसमें हम बेसिकली पीएमटी को यूज करते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब अपना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डिटेक्टर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, फ्लोरोमेट्री फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो होता है इसको डिटेक्ट करते हैं अपन, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब या पीएमटी भी बोलते हैं इसको, वैक्यूम फोटो ट्यूब होती है, ठीक है, ये हाई सेंसिटिविटी डिटेक्टर, देखो यूवी में भी यूज कर लो, विजिबल में यूज कर लो, नियर इंफ्रारेड में भी कर सकते हो, और आप इसमें फ्लोरीमेट्री में भी इसी को अपन लोग यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगला है द सैंपल सेल कॉमनली यूज है ना, फ्लोरीमेट्री इज मेड अप ऑफ, बताइए काय से बनी होगी सैंपल सेल, ग्लास की बनी होगी क्या, या क्वार्ट्ज की बनी होगी, या फ्यूज सिलिका, या पॉलीस्टायरीन, ठीक है, तो देखो ये जो चीजें हैं, फ्यूज सिलिका है, क्वार्ट्ज है, ये तो एक ही चीज जैसा काम करता है लगभग, पॉलीस्टायरीन है, मतलब ये यूवी में इसका ग्लास सेल हम बना सकते हैं यूवी के लिए। अपन को क्वेश्चन लेकिन किसका है, अपन को क्वेश्चन पूछा गया है फ्लोरीमेट्री का, फ्लोरीमेट्री में किसका बना होगा, ये फ्लोरीमेट्री में किसका बना होगा, ठीक है, तो यार देखो क्वार्ट्ज का जो लिमिटेशन था हमारा, ये यूवी के लिए बहुत चलता था, क्वार्ट्ज सिलिका पॉलीस्टायरीन होना चाहिए, ठीक है, और फ्लोरीमेट्री जो होती है हमारी, यहाँ तो लाइट आती है, लाइट आती है मतलब हमारा विजिबल है, और विजिबल है तो विजिबल रीजन में तो अपन ग्लास यूज कर सकते, कोई समस्या नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या रहेगा यहाँ पर, ग्लास अपना आंसर हो जाएगा, ग्लास एकदम कॉमन रहेगा, उसी से अपना सैंपल सेल इसमें बना हुआ रहता है, ठीक है, तो ये कलर करेक्टेड फ्यूज्ड ग्लास को भी यूज कर लेते हैं, और सैंपल सेल जो होती है हमारी सिलेंड्रिकल क्वाड्रा कलर शेप रहती है, और ये बनी किसकी होती है, ग्लॉस की बनी होती है, ठीक है। ऑल द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोरीमेट्री एंड नेफ्लोमेट्री एक्सेप्ट, सभी डिफरेंस है, एक डिफरेंस नहीं है, ठीक है, देखो आपका यहाँ पे लिखा है फ्लोरीमेट्री, फ्लोरीमेट्री में देखो इमिटेड लिखा है, तो बिल्कुल सही बात है, इमिटेड रेडिएशन होता है लॉन्गर वेवलेंथ देन द इंसिडेंट रे, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन इज मेजर्ड, ये भी सही बात है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन इज मेजर्ड, ठीक है, तो ऑल आर द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोरीमेट्री एंड नेफ्लोमेट्री, ये सभी डिफरेंस है, देखो इमिटेड रेडिएशन को मेजर करता है, ये इंटेंसिटी इमिटेड रेडिएशन की मेजर करता है, ये स्कैटरिंग को मेजर करता है, ये सब डिफरेंस ही है, लेकिन तो दोनों में सेम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट रेडिएशन मेजर एट द 90 डिग्री, दोनों के लिए बात फॉलो होती है, 90 डिग्री पर दोनों का रहता है हमारा, ठीक है, तो जैसे फ्लोरीमेट्री में और क्या आंसर है, फ्लोरीमेट्री हमारा भाई इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, और जो आपका ये है नेफ्लोमेट्री, ये हमारा स्कैटरिंग इसका प्रिंसिपल होता है, ठीक है, इसमें नेफ्लोमेट्री और टर्बिडीमेट्री हमारे दो ऑप्शंस रहते हैं, और केवल हम उनको मेजर करते हैं जो स्कैटर्ड होती है 90 डिग्री पर, फ्लोरीमेट्री में हम उन्हीं को करते हैं जो किस पर रहती है आपकी 90 डिग्री पर जो रेस रहती है, जैसे ये भाई हमारा कोई सैंपल सेल है, इधर भी रेस जा रही है, इधर भी रेस, तो इसको जो आपका क्या बनाएगा 90 डिग्री रहेगा, उसी को अपन क्या करेंगे मेजर करते हैं, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर जो होना चाहिए अपना, ये आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर दिख रहा है हमारा फ्लोरीमेट्री और नेफ्लोमेट्री। इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट रेडिएशन एट 90, उसमें भी 90। इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज लॉन्गर वेवलेंथ देन द इंसिडेंट रे। इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन मेजर, स्कैटर्ड लाइट है सेम वेवलेंथ, इसका सेम वेवलेंथ रहता है, इसका लॉन्गर वेवलेंथ रहता है, मतलब एनर्जी कम हो जाती है। लॉन्गर वेवलेंथ मतलब क्या, एनर्जी कम हो जाना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग देयर सुटेबल पेयर, इनको मैच करना है अपन को सुटेबल पेयर से, कहते हैं मैच अपन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहले बहुत आते थे बेटा, जब अपन का मतलब ये गेट टेट एग्जाम चलते थे ना भैया, एक क्वेश्चन फिक्स रहता था, हम लोग तो रटते रहते थे, याद कर लो ड्रग का एक तो आने ही, अब बहुत सारे ड्रग होते हैं, कैसे क्या करें हम। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने, HPLC अपन को दिया है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, इससे अम्लोडिपिन का एस्टिमेशन करते हैं। तो देखो आपको फर्स्ट का बी, ये है फर्स्ट का बी, और किसी में दिया ही नहीं है फर्स्ट का बी। अब आता है सेकंड का सी, इन्होंने लिखा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तो फ्लोरेसीन हो जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड का क्या दिया गया है इन्होंने, थर्ड का डी दिया हुआ है। पोटेंशियोमेट्रिक में किसको यूज करेंगे, एसीबुटानॉल हाइड्रोक्लोराइड को, ठीक है। ड्रग एनालाइज बाय द अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए अपना ये आंसर हो जाएगा। डायसल्फराम, डायसल्फराम किस कैटेगरी की ड्रग है भैया, अल्कोहल विथड्रॉइंग ड्रग है। अम्लोडिपिन हमारा एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है, ये हमारी डाई होती है। एसीबुटानॉल क्या है हमारा भाई, बीटा 1 ब्लॉकर है ये, ठीक है, बीटा ब्लॉकर होता है हमारा। तो ये ड्रग्स हैं और इनका अपन एनालिसिस से क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस पहले बहुत आते थे, अब नहीं आते उतने ज्यादा, लेकिन देखो ऐसा नहीं है, पूछने को पूछ सकते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा, आपको पढ़ा दिया जाएगा पूरा ये, ठीक है। ड्रग एनालाइज, अब देखो यही पढ़ सकते हो आप, यहीं से याद करने वाली चीजें हैं सीधी सीधी। जैसे ये है भाई, HPLC से कौन कौन सी ड्रग करते हो, एल्प्राजोलम को करते हो, ठीक है, अम्लोडिपिन को करोगे, सिप्रोडॉक्सिल को करोगे, आप सिप्रोटेक्सिम को करोगे, सिप्रोक्सिमिन को करोगे, ठीक है, सिस्प्लेटिन को यूज करोगे, डिल्टियाजिम, डॉक्सोरोबेसिन, इनको अपन HPLC से करते हैं एनालिसिस, मतलब इनका टेस्टिंग ड्रग्स का, ठीक है। ड्रग एनालाइज बाय द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, उसमें फ्लोरोसीन है, थियासिटाजोन है हमारा, ठीक है, बेरियम सल्फेट हो गया। ड्रग कैन बी एनालाइज बाय द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसमें एसीबुटानॉल है और डाइफेनॉक्सिलेट हो गया, हाइड्राजीन है हमारी, फेनेटोइन है, ठीक है। ड्रग कैन एनालाइज बाय द अर्जेंटोमेट्रिक, तो डाइसल्फराम, स्पेशली डाइसल्फराम है, मेल्फेलेन है और लोमास्टिन है हमारी एंटी कैंसर ड्रग है। तो इसको देखो याद करने को कर सकते हो, इसको नोट कर लें आप इस टेबल को, इतने भी याद कर लो, हो सकता है इसी से क्वेश्चन आ जाए आपको, इतने भी याद कर लो तो हो सकता है इसी से क्या आ जाएगा अपन को, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। कार्बोक्साइल पेपर यूज फॉर द कैटायनिक सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड, एसिटाइलेट पेपर यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ स्टेरॉइड, किसलगर पेपर यूज फॉर द लो पोलरिटी सब्सटेंस, आयन एक्सचेंज पेपर यूज फॉर द आयन एक्सचेंज, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें से इन्होंने अपन से पूछा है कौन कौन से सही है, तो इसमें अगर आप देखेंगे सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, पहले इन चार को पढ़ना है, फिर उनके अपन को आंसर देने, पहले तो अपन को इनको चार को पढ़ना है, अपन क्या करेंगे, इन चारों को पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर इनके अपन को आंसर्स देने हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो चारों ऑप्शंस को डिटेल में अपन को पढ़ना है, ठीक है। हमें दिख रहा है जहां तक कि ये ऑप्शन लिखा PNQ ओनली, ठीक है, और यहाँ PS ओनली, तो ये तो भाई अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिल ग्रुप अगर है कोई, तो इस पे एनाइन फिक्स्ड आयन हो जाएगा हमारा, और ये कैटाइन का लिखा हुआ है, कैटाइन सेपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, कैटाइन हमारा काउंटर आयन हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है अपना। एसिटाइलेटेड पेपर यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ स्टेरॉइड, ये भी अपना सही है, ठीक है। इसके बाद किसलगर पेपर यूज फॉर द पोलरिटी लो, तो ये भी सही है। आयन एक्सचेंज पेपर यूज फॉर द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये भी सही एकदम। तो सभी ऑप्शंस आपके एकदम सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसका डी आंसर जो है वो अपना एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये याद कर सकते हो आप लोग, कार्बोक्सी पेपर जो होते हैं कैटायन सेपरेशन अमीनो एसिड्स में, एसिटाइलेट स्टेरॉइड के लिए, किसलगर लो पोलरिटी के लिए, और आयन एक्सचेंज पेपर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज होता है। तो इस चीज को आप लोग याद कर सकते हैं ये वाले, ठीक है, ये यूज होते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द फिक्स्ड आयन इन कैटायन आयन एक्सचेंजर, ठीक है, ये पूछा है इन्होंने। तो भाई फिक्स्ड आयन क्या होता है, जो यहाँ फिक्स होता है। अब इन्होंने पूछा है नेचर ऑफ द फिक्स्ड आयन कैटायन एक्सचेंज, मतलब जो काउंटर आयन होगा वो कैटायन होगा, तो फिक्स्ड आयन नेगेटिव होगा। तो ये फिक्स्ड आयन रहता है, परमानेंट बॉन्ड बनाता है, ये परमानेंट बॉन्ड रहता है। काउंटर आयन हमारा बदलता रहता है, जो भी सैंपल में पॉजिटिव वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। तो अपन से पूछा है नेचर ऑफ द फिक्स्ड आयन, फिक्स्ड आयन है भाई, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कैटायन एक्सचेंज रीजन में, तो कैटायन बदलेगा, नेगेटिव आयन अंदर साइड है वो तो फिक्स रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा,
नेगेटिव हो जाएगा। इसका पूरा आंसर अपना परफेक्टली क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका आंसर क्या ध्यान रखना है आपको कि ये नेगेटिव है इसका आंसर। इजी क्वेश्चन था एकदम, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आता है आरएफ वैल्यू क्या होती है। आरएफ वैल्यू जानते हो, आरएफ वैल्यू की कहानी ये है कि आरएफ वैल्यू की अलग अलग है। ये जो होता है ना, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चलता है हमारा, फ्रैक्शन सॉल्यूट इन द क्रोमेटोग्राफी। ये जो है फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द मोबाइल फेज विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल अमाउंट इन द सिस्टम। तो ये तो भाई होता है हमारा आरएफ वैल्यू बोलते हैं उसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए, ठीक है। लेकिन अपन को कॉलम का नहीं पूछा, यहाँ पूछा है आरएफ वैल्यू अपने प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का, टीएलसी के लिए पूछा है। तो देखो इसमें रहता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सैंपल और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। तो पढ़ लेते हैं अपन यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन, ये तो सही दिख रहा है इतना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन, ये भी सही दिख रहा है। अब ये तो सही मान लिया अपन ने, चलो ठीक है। बाकी की गलत क्यों है, हमेशा एग्जाम में ये भी ध्यान रखो, सही कर लोगे 3 गलत भी करो। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिखा है, बात खत्म हो जाएगी यहीं पर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सबस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टैंडर्ड सबस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन, ये भी गलत, सॉल्वेंट चलता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टैंडर्ड सबस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सबस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन, ये सब गलत है आपकी। केवल अपना ए आंसर एकदम परफेक्ट है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ए आंसर अपना एकदम परफेक्ट हो गया। अगला है क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें आंसर क्या दिया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सबस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टैंडर्ड सबस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन। इसका आंसर बेटा ए होगा, ये वाला ए आंसर अपना करेक्ट है। ये सॉल्वेंट का रहता है बेटा, इसमें सॉल्वेंट रहता है, सॉल्वेंट रहता है, स्टैंडर्ड सब्सटेंस इसमें नहीं रहता, ठीक है। इसमें जो आंसर है अपना ये सॉल्वेंट वाला ही आंसर होगा, ए आंसर ही अपना एकदम परफेक्टली करेक्ट होगा। ए आंसर अपना एकदम करेक्ट है, ध्यान रखना है आंसर को, ठीक है। कलर हो गया होगा यहाँ पर जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द जो फ्रॉम द सबस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन, और यहाँ पे करोगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, अगर आप टीएलसी की बात करते हैं या पेपर की। तो ये क्योंकि देखो उसमें एक्चुअल में ये होता है, पहले हमारा सॉल्वेंट फ्रंट रहता है, ये सॉल्वेंट कितना मूव किया है उसके रिस्पेक्ट में हमारे सैंपल का रहता है, ठीक है। तो इसमें सैंपल डिवाइडेड बाय रहता है सॉल्वेंट वाला, वो अपना एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वो एकदम परफेक्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द वीक कैटायनिक एक्सचेंज रीजन। अब भाई कैटायन एक्सचेंज रीजन है तो वो खुद तो एनायन होगा कि नहीं होगा, बताइए आप। अगर मान लो विच फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द वीक कैटायन एक्सचेंज रीजन, कैटायन एक्सचेंज रीजन का मतलब ये है कि यहाँ पर नेगेटिव आयन, यहाँ पर पॉजिटिव आयन, तो ये काउंटर आयन, ठीक है। ये तो एक्सचेंज होना है जब, तो ये तो नेगेटिव नेचर का रहेगा ना। तो नेगेटिव नेचर किस किस में होता है ज्यादा, जनरली देखें तो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही कि नेगेटिव वाला ग्रुप कौन सा होगा इसमें से, बताइए। अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एसिड से करते हैं तो नेगेटिविटी आती है, जैसे आपका ये रहता है एसिटेट CH3CO-, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये एसिटिक एसिड वाला ग्रुप रहेगा हमारा, डी आंसर इसका एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। देखो अगर आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, कोई भी एसिड रहेगा, MP यूज फॉर द नॉर्मल मोबाइल फेज, ठीक है। ये पूछ रहे हैं अपन से, क्या पूछ रहे हैं, मोबाइल फेज यूज फॉर द नॉर्मल मोबाइल फेज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी के लिए पूछा है। तो भाई इसमें मोबाइल फेज का नेचर पूछा है, तो पहले अपन बात करें जो नॉर्मल जो रहता है हमारा नॉर्मल मोबाइल फेज, या जिसको अपन बोलोगे नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, नॉर्मली अपनी स्टेशनर फेज क्या होती है, पोलर होती है, और मोबाइल फेज क्या होती है मेरे भाई, नॉन पोलर होती है। अपन से मोबाइल फेज का पूछा है उन्होंने, तो देखो पोलर स्टेशनरी फेज ये सही है रिवर्स फेज के, नॉर्मल फेज के लिए, लेकिन अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोबाइल फेज पूछ रहे हैं वो अपन से। तो नॉन पोलर स्टेशनरी फेज, ये स्टेशनरी फेज वाला तो कोई आंसर होगा ही नहीं। पोलर मोबाइल फेज, नॉन पोलर मोबाइल फेज, तो नॉन पोलर मोबाइल फेज अपना डी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेशनरी फेज कैसी होती है, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में बहुत आता है। स्टेशनरी फेज कैसी होती है नॉर्मल में, नॉर्मली पानी हमको मिल जाता है, तो नॉर्मली क्या होती है, स्टेशन पर पानी मिलेगा, रेलवे स्टेशन पे क्या मिलेगा, स्टेशनरी फेज में वाटर, तो याद कर लेना स्टेशनरी फेज क्या होती है, पोलर होती है। और जब एक पता है आपको तो तीनों बाकी के कर सकते हो, मोबाइल फेज नॉन पोलर हो जाएगी, जब आपको नॉर्मल पता है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एक याद रखो, एक याद रखोगे सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपके लिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, इनको भी अपन देख सकते हैं, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, ये हमारे जो सिंथेटिक इलास्टोमर्स हैं, इनके लिए आपको टोलून सॉल्वेंट लेना है। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट का है यहाँ पर, पॉलीस्टायरीन पीवीसी है तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन लेंगे, पॉलीओलिफिन्स होता है तो ट्राइक्लोरोबेंजीन लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है याद करने की। ठीक है, अब ये आ गया क्वेश्चन, पोरस मटेरियल यूज फॉर द एचपीएलसी। एचपीएलसी के लिए कौन सा, ये सब मार्केटेड नेम लिखे हुए हैं। जनरली मार्केटेड नेम्स के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मार्केट नेम जो होते हैं उनके आने के चांसेस बहुत कम है कि आपसे मार्केट नेम पूछे जाएं। ठीक है, जरूरी नहीं है, मार्केट नेम आने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आपको याद कर सकते हो एचपीएलसी के लिए, वैसे उतने जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन जो आया है सीधा सीधा यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने क्या पूछा, पोरस मटेरियल यूज फॉर द एचपीएलसी। एचपीएलसी के लिए आपसे पोरस मटेरियल पूछा गया है। ठीक है, एचपीएलसी के लिए पोरस मटेरियल, तो देखो ये ऑप्शन तो मेरे हिसाब से सही होगा, पोरोसेल तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ए भी सही होना चाहिए अपना, और जोरोबैक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पर माइक्रोपैक। ठीक है, तो ये हमारे तीनों क्या होते हैं, एचपीएलसी के पोरस मटेरियल होते हैं। ये क्या होते हैं, सभी पोरस मटेरियल होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ये सभी क्या है अपने पोरस मटेरियल होते हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है जिपैक्स और जो है ये नहीं होते आपके, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड और 5 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो ये दिए गए हैं, इनको याद कर सकते हो आप। ठीक है, कि जैसे आपका नेम ऑफ द प्रोडक्ट जैसे लिखा हुआ है, लाइक्रोस हो गई, एसआई हो गया, जोरबैक्स हो गया। ठीक है, और आपका ये माइक्रोपैक एसआई हो गया। ठीक है, लाइक्रोसॉर्ब एलॉक्स हो गया, माइक्रोपैक हो गया, और माइक्रोपैक। तो ये चाहो तो देखो अपना ये जो है ना, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ओडीएस जो फेज होती है अपनी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप याद करना चाहो तो माइक्रोपैक को याद कर लो, क्योंकि इसमें देखो ओडीएस है अपना, ओडीएस फेज जो होती है वो सबसे ज्यादा रिवर्स फेज में यूज होती है हमारी, और उसी का नाम क्या होता है हमारा, ये माइक्रोटैक होता है। ठीक है, मेन। और सिलिका वाला जो होता है उसको माइक्रोपैक बोलते हैं, सिलिका वाला क्या कहलाता है, माइक्रोपैक कहलाता है। तो ये आप याद कर सकते हो। बाकी अब देखो इनको याद करना प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है जितने अपन ने मान लो यहाँ देखे, इसके अलावा हो सकता है और भी होते हो। तो आप तो जो अपन यूज करते हैं, जैसे अपन को पता है सिलिका यूज करते हैं तो माइक्रोपैक बोलते हैं, माइक्रोपैक NH2। और अगर आपका एक माइक्रोपैक सिंपल बोलते हैं हमारा, तो वो किसके लिए होता है, ओडीएस फेज के लिए होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फॉर द सेपरेशन ऑफ द पोलर कंपाउंड विच टाइप ऑफ मोबाइल फेज सॉल्वेंट यूज इन द एचपीएलसी। ठीक है, हमें जिस तरीके का सॉल्वेंट का सेपरेशन करना होता है ना, जो पहले चाहिए उसी नेचर का हमको मोबाइल फेज लेना है, ये कॉन्सेप्ट रहता है। तो देखो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ द पोलर कंपाउंड विच टाइप ऑफ मोबाइल फेज सॉल्वेंट यूज इन द एचपीएलसी, किसका सेपरेशन करना है तुमको भाई, पोलर का। तो देखो ये तो हमारा कॉलम हुआ, कॉलम में तो रहता है स्टेशनरी फेज। ठीक है, ये हमारी मोबाइल फेज है। अब आपको सेपरेशन करना है, स्टेशनरी पोलर का करना है ना, तो आप स्टेशनरी फेज को नॉन पोलर बनाओ और मोबाइल फेज लो हमारी पोलर। तो जब इसमें जो भी सैंपल्स रहेंगे वो स्टेशनरी फेज में नहीं रिटर्न होंगे बिल्कुल भी, और सबसे पहले वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट इल्यूट आउट हो जाएंगे, फर्स्ट इल्यूट आउट हो जाएंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है इसमें। फॉर सेपरेशन ऑफ द पोलर कंपाउंड विच टाइप ऑफ मोबाइल फेज सॉल्वेंट यूज इन द एचपीएलसी। अगर आपको पोलर का सेपरेशन करना है, ठीक है, तो बेसिकली क्या करोगे, अपन को नॉन पोलर स्टेशनरी फेज लेना पड़ेगी और पोलर हमको मोबाइल फेज लेना पड़ेगी। तो सॉल्वेंट हमारा क्या लेना पड़ेगा, पोलर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें अपन, हेक्सेन तो हमारा नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर ये होता है, तो पोलर हमारा ए ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका सेपरेशन करना है ना वैसे ही अपन को मोबाइल फेज लेना पड़ता है, नहीं करना है जिसको बाद में कराना है आपको, तो वैसा स्टेशनरी फेज लो उसका। जैसे अगर अपन को पोलर को सबसे लास्ट में लेके आना है, तो पोलर फिर मोबाइल स्टेशनरी फेज ले लोगे। वो पोलर स्टेशनरी फेज की कहानी जो है वो नॉर्मल फेज में होती है। ठीक है, रिवर्स फेज का ही सबसे ज्यादा यूज होता है, ये जो है अपनी रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी है। देखो स्टेशनरी फेज क्या है बेटा, इसमें नॉन पोलर है, और मोबाइल फेज हमारी क्या है, पोलर है। ज्यादातर कंपाउंड पोलर ही होते हैं। दूसरी चीज, इसको रिवर्स फेज को कॉमन यूज करने का वाटर यूज कर लेते हैं हम, वाटर बहुत आराम से अवेलेबल हो जाता है, तो हमें ज्यादा समस्या होती नहीं है। तो इसलिए अगर आपको पोलर का सेपरेशन करना है तो हमारा कंपाउंड क्या होना चाहिए भाई, सॉल्वेंट भी पोलर ही यूज करना होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगला यहां पर दिया है, विच आर द फॉलोइंग डिटेक्टर नोन एज द यूनिवर्सल डिटेक्टर इन द एचपीएलसी। एचपीएलसी में यूनिवर्सल डिटेक्टर जो हमारे क्या होते हैं,
भाई जो बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन, एक होते हैं हमारे सॉलिड प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स। एचपीएलसी में दो टाइप के डिटेक्टर्स पढ़े हैं अपन लोगों ने। एक डिटेक्टर जो होते हैं भाई सॉलिड प्रॉपर्टी होते हैं, कम ज्यादा है उससे इसको कोई मतलब नहीं, जैसे यूवी, फ्लोरोसेंस, ये सब आपके एनएमआर। और जो आपका ये है, ये कहलाते हैं बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर। इसमें थर्मल कंडक्टिविटी चेक करना है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जितना ज्यादा रहेगा अवेलेबल उतना ज्यादा चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अपन लोग कहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लिखा तो है सी ऑप्शन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थर्मल कंडक्टिविटी जो चेंजेस होता है मोबाइल फेज का, उसको अपन मेजर कर लेते हैं एचपीएलसी में। तो इसका सीधा आंसर क्या रहेगा भाई, सी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर एकदम अपना सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, सॉलिड प्रॉपर्टी डिटेक्टर इज, देखो वही क्वेश्चन आ गया फिर से। सॉलिड प्रॉपर्टी डिटेक्टर, अभी मैंने आपको एचपीएलसी के डिटेक्टर्स बताए कि भैया एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, इसमें डिटेक्टर महोदय जो है हमारे, एक होते हैं हमारे सॉलिड प्रॉपर्टी, मतलब ये सॉलिड की पर्सनल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, ठीक है। और एक होते हैं बल्क प्रॉपर्टी, बल्क मतलब कितना अवेलेबल है, बल्क प्रॉपर्टी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चेंज, ठीक है। बल्क प्रॉपर्टी में हमने देखा थर्मल कंडक्टिविटी चेंज मेजर करते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करते हैं। देखते हैं अपन बल्क प्रॉपर्टी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आएगा, ये अल्ट्रा वायलेट आएगा, हमारा सॉलिड प्रॉपर्टी है। फ्लोरोसेंस आएगा इसमें, कंडक्टिव मैट्री डिटेक्टर ये नहीं आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर आएंगे। तो इसमें 4 नहीं आएगा आपका, ठीक है, और फर्स्ट नहीं आएगा। देखिए कहां पर है ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं है, बन रहा है अपना सेटअप कि नहीं। सॉलिड प्रॉपर्टी डिटेक्टर यूबी है हमारा, ठीक है भाई, यूबी हो गया, ये यूबी भी, यूबी सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड का है कोई ऑप्शन, हाँ सेकंड थर्ड है, ये है सेकंड थर्ड और 5, तो अपना आंसर ये हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कैरियर गैस, बताइए मोस्ट वाइडली यूज्ड कैरियर गैस किस में। आप बोलोगे सर कहाँ का कैरियर गैस, अरे गैस क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है मेरे भाई लोगों, ये गैस क्रोमेटोग्राफी में कैरियर गैस, ठीक है, उसकी मोबाइल फेज रहती है, उसमें अपन नाइट्रोजन का यूज करते हैं, हीलियम का यूज करते हैं, हाइड्रोजन का कर लो, मीथेन का कर लो, ठीक है, आर्गन का कर लो, लेकिन सबसे कॉमनली अपन करते हैं किसका यूज भाई, किसका यूज करते हैं, हीलियम का। हीलियम को ही बेस्ट माना गया, हीलियम को ही सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे कम, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, हीलियम के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सीधा सीधा आंसर हीलियम रहने वाला है इसका। देखो ये है हीलियम, ठीक है, गुड कंडक्टिविटी होती है, आ चुका है जीपैट में क्वेश्चन, इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है इसलिए इसको भाई यूज करते हैं, ठीक है। लो डेंसिटी होती है, इनर्ट होता है, नाइट्रोजन होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है, हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव होती है, आर्गन, लेकिन इसकी एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे अच्छा सेपरेशन यही करती है हाइड्रोजन, लेकिन समस्या क्या है, एक्सप्लोजन। कार्बन डाइऑक्साइड ऑकेशनली यूज कर सकते हैं, एयर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आर्गन को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो है हमारा वो है हीलियम। हीलियम सबसे कॉमनली यूज होती है, क्यों होती है सबसे कॉमनली यूज, उसका आंसर है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है इसलिए। नेक्स्ट है, इन 1 डिमीटर इक्वेशन बी रिप्रेजेंट था, 1 डिमीटर इक्वेशन में बी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो अपन 1 डिमीटर के बारे में चर्चा करते हैं कि किस दुनिया के हैं निवासी। 1 डिमीटर इक्वेशन कहाँ यूज होता है भाई, आपके फार्मेसी के एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट में इसका यूज होता है। एनालिसिस में कहाँ होता है, क्रोमेटोग्राफी की थ्योरी में, कौन सी थ्योरी में भैया, रेट थ्योरी में यूज होता है कि प्लेट थ्योरी में यूज होता है। तो अपन बोलेंगे ये तो रेट थ्योरी में यूज होता है। क्या होता है इक्वेशन, तो यहाँ पे लिखते हैं हाइट इक्विवेलेंट टू द थेरेपेटिक प्लेट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये म्यू से डिवाइड करो, ये म्यू से मल्टीप्लाई करो, ये होती है भाई जो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द मोबाइल फेज। तो यहाँ पे ए जो होता है हमारा, ए जो हो गया भाई, इसको क्या बोलते हैं, ए को बोलते हो आप क्या, फ्लो रेट ऑफ द मोबाइल फेज है, एडेड डिफ्यूजन, ठीक है, या इफेक्ट ऑफ द मास ट्रांसफर। तो ये जो होता है हमारा, ये फ्लो ऑफ रेट ऑफ द मोबाइल फेज तो हमारा हो गया म्यू यहाँ पर, ठीक है, एडी डिफ्यूजन तो हमारा ए हो गया, इफेक्ट ऑफ द मास ट्रांसफर, ठीक है, ये तो भाई हमारा क्या होता है, सी होता है। तो बी पूछा है ना इनमें अपन से, तो बचा क्या यार, यही तो होगा शायद बी, लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन क्या होता है हमारा, बी होता है। ये बॉन्ड डिमीटर इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस इक्वेशन को ध्यान रखना और किसका क्या होता है, ठीक है। ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, सीधा सीधा है इसमें, ए जो होता है एडी डिफ्यूजन होता है, ठीक है,
मल्टीपल पाथ डिफेक्ट भी उसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन होता है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस टू द मास ट्रांसफर होता है। लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन समझते हो आप क्या होगा? भाई आपका सेपरेशन तो हो रहा है लेकिन कॉलम में इस तरीके से हो रहा है कि ये जो कॉलम की बॉर्डर है यहाँ पर, यहाँ कंसंट्रेशन हाई हो गया है और बीच में लो कंसंट्रेशन है आपका, मतलब यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन मेंटेन ही, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है यहाँ पर, तो अपन को क्या करना, विस्कोसिटी को मेंटेन करना है इसकी और फ्लो रेट को मेंटेन करना, तो ये डिफेक्ट हमारा करेक्ट हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन वाला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज। भाई हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज बताना है, एक्सेप्ट लगाए, ध्यान रखना, एक्सेप्ट महोदय को अच्छे से देखा करो, एक्सेप्ट लगाए मतलब आपको हाइड्रोफिलिक नहीं बताना, सीधा सीधा हाइड्रोफोबिक बतानी है। अब बोलोगे सर हमने तो मोबाइल फेज याद ही नहीं की सर, क्या करें हम? अरे मैं कब कह रहा हूँ कि याद करो, ऑप्शन देख लो जरा, किसमें वाटर है, हाइड्रोफिलिक है तो ये नहीं होगा आंसर हाइड्रोफोबिक, ये वाटर है, वाटर नहीं है तो वाटर के जैसा तो है, ये सब हाइड्रोफिलिक है तीनों, ये देखो डाइमेथाइल ईथर और साइक्लोहेक्सेन, ये हमारा हाइड्रोफोबिक हो गया, क्या हो गया भाई, हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेज है, ये अपना हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेज हो गया, सीधा सीधा हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेज, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस था, बाकी याद याद करने का कुछ नहीं था। नेक्स्ट है डिटेक्टिंग रिएजेंट फॉर द अमीनो एसिड कंपाउंड। यार ये तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। अमीनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट लगाओगे? अरे साहब हम निनहाइड्रिन का टेस्ट लगाते हैं। कौन सा टेस्ट लगाते हैं? निनहाइड्रिन का टेस्ट लगाते हैं। ये जनरली हम करते हैं अपने टीएलसी में या पेपर क्रोमेटोग्राफी में, इसको यूज करते हैं। निनहाइड्रिन हमारा मदद करता है किसको डिटेक्ट करने में? अमीनो एसिड के डिटेक्शन में, ठीक है। तो ये डिटेक्शन वाला जो टेबल है, डे लाइट में भाई हम कलर कंपाउंड को देख सकते हैं। अब डे लाइट में कैसे देखोगे? अब बताओ, मैं आपसे कहूं अंधेरे में देखोगे कलर कंपाउंड? तो कलर कंपाउंड तो तुमको डे लाइट में ही देखना है, तो ये क्या याद करने वाली बात है कि कलर आ रहा दिख जाएगा? यूवी लाइट में फ्लोरोसेंट स्पॉट दिखेगा हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आयोडीन वेपर है आपका, इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे यूज कर लेते हैं। ब्रोमोक्रिस्टल ग्रीन होता है भाई, इसके लिए एसिड को यूज कर लेते हैं। 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन होता है, येलोइश रेड एल्डिहाइड कीटोन के लिए करते हैं। निनहाइड्रिन को काय के लिए करते हैं? पर्पल कलर अमीनो एसिड के लिए। एल्कलॉइड के लिए मर्क्यूरिक नाइट्रेट करते हैं। एनालिन थैलेट किसके लिए यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के लिए। लिपिड के लिए क्या करते हैं? ब्रोमोथायमोल ब्लू को यूज करते हैं। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड को स्टेरॉइड के लिए, ठीक है। फेरिक क्लोराइड को भाई फेनोलिक कंपाउंड के लिए। तो ये जो टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, इसको भाई ऐसा मानना, आप एनालिसिस ना समझना, कोग्नोसी के भी इसमें टर्म्स है आपके, सीधा टेस्टिंग लिखा रहता है यहाँ पर। तो टेस्टिंग के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट टेस्टिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से कर लेना है, आपको ध्यान से करना है, ठीक है, ध्यान से इसको आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टेक्निक्स इज फास्टर? टू डायमेंशनल डेवलपमेंट, सर्कुलर डेवलपमेंट, असेंडिंग डेवलपमेंट और डिसेंडिंग डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब ये डेवलपमेंट कॉलम का डेवलपमेंट होना है, तो भाई ऊपर जाना कठिन होता है कि नीचे आना कठिन? भाई अपन को अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना पड़ेगा तो मेहनत ज्यादा लगेगी। अपन अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएंगे तो अपनी मेहनत क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। और अगर अपन को ग्रेविटी की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा तो हमको दिक्कत नहीं होगी। अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में अपन जाएंगे तो आप इस कॉमन सेंस से मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, तो आप बताइए। जैसे मैं कहता हूँ कि अपन लोगों को भाई फर्स्ट फ्लोर से जाना है ग्राउंड फ्लोर पे, तो आपकी एनर्जी कम लगेगी, आसानी से चले जाओगे। एक पत्थर है भाई, मैं आपसे कहता हूँ 50 किलो का एक कोई स्टोन है, उसको आप फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाइए तो दिक्कत होगी। मैं आपसे कहूँगा फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा दो तो आप गिरा दोगे। तो डिसेंडिंग जो होता है सबसे फास्ट डेवलपमेंट होता है इसमें, डिसेंडिंग वाले में, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब नीचे की ओर है तो जल्दी ही डेवलप हो जाएगा वो कॉलम। नेक्स्ट है हमारा असेंडिंग का डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट द ग्रेविटी। डिसेंडिंग का मतलब सेम इन द ग्रेविटी जाता है। असेंडिंग डिसेंडिंग डेवलपमेंट होता है। सर्कुलर रेडियल मतलब वो फिर इस तरीके से सर्कुलर मैनर में होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अ पेपर क्रोमेटोग्राफी डज द मोबाइल पेज मूव हॉरिजॉन्टली ओवर अ सर्कुलर शीट ऑफ द पेपर? अब देखो सर्कुलर लिखा है यार इसमें, ठीक है, सर्कुलर लिखा है, देखो सर्कुलर, देखो सर्कुलर। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये तो भाई असेंडिंग का मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, डिसेंडिंग का मतलब नीचे आ रहा है पेपर में। रेडियल, रेडियल मतलब ये रेडियल तो ऐसा होता है ना, रेडियल, रेडियल जो होता है सर्कुलर को इंडिकेट करता है, तो ये सर्कुलर है तो रेडियल आंसर अपना सी हो जाएगा एकदम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द कंपाउंड विच है मोर अफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज ट्रेवल। भाई ये बताओ, कोई स्टेशनरी फेज को ज्यादा अगर अट्रैक्शन करेगा तो वो कैसा चलेगा? ये कॉलम है आपका,
ये स्टेशनरी फेज है, ये मोबाइल फेज यहाँ से गुजरती है। जो मोबाइल फेज को पसंद करेगा वो सबसे पहले, जो स्टेशनरी फेज को आएगा वो लास्ट में निकलेगा। तो देखो ये स्लोवर आंसर होगा। क्या क्या दिया है इसमें, रिमेन्स देयर इटसेल्फ, ठीक है, स्लोवर होगा, ठीक है। द कंपाउंड विच है मोर एफिनिटी टुवर्ड द स्टेशनरी फेज ट्रेवल स्लोवर इन द कॉलम। तो इसका आंसर क्या होगा, स्लोवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज ड्यू टू। भाई पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्यों होती है, तो सबसे पहले तो पार्टीशन को बोलो क्या होता है। पार्टीशन जो होगा यहाँ पे लिक्विड फेज भी, जो मोबाइल फेज होगी वो लिक्विड होगी आपकी, स्टेशनरी फेज भी आपकी लिक्विड होगी। तो जो अपन पेपर यूज करते हैं, पेपर के ऊपर एक सॉल्वेंट का लेयर बन जाता है थिन, तो वो पार्टीशन का काम करता है स्टेशनरी फेज। तो देखो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्यों होती है। देखो पोर्स ऑफ द सेलुलोज फाइबर, ठीक है, पोर्स ऑफ द सिलिका फाइबर, ठीक है, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ द सेलुलोज फाइबर। तो यही लग रहा है मॉइस्चर का एक लेयर बन जाएगा आपका पेपर पे, और वो अपना लिक्विड स्टेशनरी फेज का काम करने लगता है। तो सीधा सीधा अपना आंसर ये सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज कैसी होती है। बता चुका हूं बेटा, नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज कैसी होती है, नॉर्मली स्टेशन पे पानी मिलता है, पोलर होती है। जब ये पोलर है तो इसकी मोबाइल फेज भैया मेरे कैसी हो जाएगी, नॉन पोलर हो जाएगी, ठीक है। अब अपन रिवर्स फेज को लिखना शुरू करते हैं। जब ये स्टेशनरी फेज ये पोलर है तो ये नॉन पोलर होगी, जब ये नॉन पोलर स्टेशनरी फेज है तो मोबाइल फेज क्या होगी, पोलर होगी। तो देखो क्या था, ये पूछ रहा है ना एसपी नॉन पोलर, एसपी नॉन पोलर, ये आंसर हो जाएगा हमारा ए आंसर, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना भाई, क्वेश्चन आता है ये प्रिंसिपल का क्रोमेटोग्राफी का बहुत आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको बता चुका। अब आता है इन आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक। आइसो का मतलब क्या होता है बताओ, आइसोमर, आइसोटोप, आइसोबार सब क्या है। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, और क्रिटिक जो होता है वो कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म है हमारा। तो अब देखो यहाँ पर सेम सॉल्वेंट आर यूज, ठीक है, द सेम सॉल्वेंट कंपोजिशन आर यूज, ओनली वन सॉल्वेंट यूज, ये तो बात अलग है, ये बात अलग है। कंपोजिशन वाला फिर भी हम जा सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट कैन नॉट बी यूज, ये तो कोई तर्क ही नहीं है यहाँ पर। सेम सॉल्वेंट कंपोजिशन यूज, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक कहलाएगा भाई। वैसे देसी के लिए जाए तो आइसोक्रेटिक का मतलब होता है पूरे एनालिसिस के दौरान हमारे सॉल्वेंट जो भी मोबाइल फेज है उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब आता है मोस्ट कॉमनली यूज एडजॉर्बमेंट इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का सबसे यूजफुल हमारा एडजॉर्बमेंट मटेरियल कौन सा होता है भाई, तो ये तो जो होता है वो सबके सामने लिखा है, उसको ही मान के चलते हैं अपन। सिलिका से अच्छा कौन है, ठीक है, सिलिका जेल अपन सबसे कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज हमारा एडजॉर्बमेंट मटेरियल होता है। ये ऑर्डर भी होता है पूरा, ठीक है। सबसे ज्यादा अफिनिटी जो होती है वो चारकोल के लिए होती है, लेकिन हमारा कॉमनली यूज किसको करते हैं अपन, सिलिका को करते हैं। कैपेसिटी फैक्टर वैल्यू, अब ये क्या है यार कैपेसिटी, कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू हमारे क्रोमेटोग्राफी के लिए 1 to 10 होती है। एक से कम है तो पुअर सेपरेशन होगा, 10 से ज्यादा है तब भी हमारे सेपरेशन प्रॉपर नहीं होगा। हमको 1 to 10 चाहिए कैपेसिटी फैक्टर, उसी को रिटेंशन फैक्टर भी बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये रिटेंशन फैक्टर कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू 1 to 10, तो अपना आंसर एकदम सी परफेक्ट हो जाएगा, सी आंसर अपना एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ मीडियम एडजॉर्बेंट। भाई बीच का आदमी कौन है यार, ये तो ऑर्डर का क्वेश्चन। सुक्रोज का तो सबसे कम होता है, लीस्ट होता है, ये तो हटा दो यहाँ से, सुक्रोज लीस्ट होता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, टाल्क है, टाल्क का तो ज्यादा रहता है, ठीक है, चारकोल है, ठीक है। तो ये चारकोल टाल्क ये लोग ज्यादा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अपना आंसर होगा। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ पे फिट बैठ ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसका सीधा आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड अपना एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखो ये बीक एडजॉर्बेंट में सुक्रोज स्टार्च होते हैं, ये टाल्क यहाँ पे लिखा जरूर है बेटा, बीक एडजॉर्बेंट में नहीं है, ठीक है। हमने आपको क्लास में टेबल पढ़ाई है उसको फॉलो करना है अपन को। इंटरमीडिएट एडजॉर्बेंट जो ये सही लिखे हैं, सिलिका जो है हमारा, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग में आपका एल्यूमिना आता है और सिलिका भी आता है, ठीक है। यहाँ से सिलिका को अपन को नहीं रखना है, सिलिका। तो ये एक्चुअल में क्लासिफाइड कर दिया है हमने आपको, क्लास में पूरा ऑर्डर पढ़ाया था, ये ऑर्डर वाइज बताया था कि भाई ये ऑर्डर होता है, ये नीचे वाले सबसे हाईएस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हो। बीक एडजॉर्बेंट में सुक्रोज है, इंटरमीडिएट में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, स्ट्रॉन्ग में हमारा एल्यूमिना एक्टिवेटेड चारकोल, फुलर्स अर्थ, ये आ जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स आर यूज इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में किसको, आपकी जो इच्छा है उसको यूज कर लो। यूवी विजिबल डिटेक्टर्स कर सकते हैं, एफआईडी डिटेक्टर्स यूज कर सकते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर कर सकते हो, कि सब कर सकते हो। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो पूरी दुनिया ही तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। ये कॉलम के अंदर क्रोमेटोग्राफी है। आप एचपीएलसी भी बोल सकते हो इसको, गैस भी बोल सकते हो, बस इसको टीएलसी और पेपर नहीं बोल पाओगे। बाकी सब में तो अब जब सब है तो भाई ऑल आंसर देने में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऑल आंसर ही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब आगे कैथेरोमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डिटेक्टर। बताइए ये कैथेरोमीटर जो होता है किस टाइप का एग्जांपल होता है, किसका है? ये जो है भाई टीसीडी से रिलेटेड होता है हमारा कैथेरोमीटर। कैथेरोमीटर रिलेटेड टू द थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, इसी से रिलेटेड होता है। कैथेरोमीटर रिलेटेड टू द थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, कैथेरोमीटर रिलेटेड टू द थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। ठीक है, तो सीधा सीधा अपना आंसर इसका सी होगा। ये देखो, दिख रहा है आपको कैथेरोमीटर, जो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर होता है हमारा। ठीक है, बेसिकली इसको अपन इसी को बोलते हैं कैथेरोमीटर डिटेक्टर। ये बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर होता है, केमिकल स्पेसिफिक डिटेक्टर कॉमनली यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये हमारा बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स में आता है, और ये क्या होता है, इसी को अपन कैथेरोमीटर बोल देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज सपोर्ट मटेरियल फॉर द पैकिंग कॉलम एज अ गैस क्रोमेटोग्राफी। भाई क्या यूज करोगे आप इसमें सपोर्ट मटेरियल के लिए? जब अपन को सपोर्ट करना होता है तो उसके लिए अपन डायटमस अर्थ का यूज करते हैं। सीधा सीधा आंसर होगा डायटमस अर्थ, इसमें आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एचपीएलसी डिटेक्टर इज अ बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर। बल्क प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूं, थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करते हैं। तो ये देखो रिपीट हो क्वेश्चन, ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटाइजिंग एजेंट फॉर द टीएलसी ऑफ स्टेरॉयड कंपाउंड। स्टेरॉयड कंपाउंड का पूछा है इन्होंने पर्टिकुलर। तो अभी अपन ने एक स्टेरॉयड के टेस्ट में भी कुछ पढ़ा था, कोई टेस्ट था स्टेरॉयड का, उसमें अपन यूज करते थे एक कंपाउंड को, वही इसका आंसर है सीधा सीधा, और कुछ नहीं है। डेरिवेटाइजेशन के दो तरीके होते हैं अपने, एक ऑफलाइन और ऑनलाइन होता है, अपन जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इसमें एंटीमनी ट्राइक्लोराइड को अपन लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये वही टेबल फिर से आ गई भाई, इसको याद कर लो। मैं बार बार कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स यूज फॉर द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड। ये सीधा सीधा टेबल मैंने आपको पढ़ाया था, टेबल में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन फास्फोरस के लिए किसको यूज करते हैं। ये सब हमारे गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर्स में थर्मो आयनिक डिटेक्टर्स को अपन नाइट्रोजन फास्फोरस के लिए यूज करते हैं। थर्मो आयनिक जो रहता है उसको अपन यूज करते हैं किसके लिए? अपने भी गैस जो रहता है नाइट्रोजन और फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड के लिए। नेक्स्ट है द नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टिंग के लिए एनपीडी चलता है, वो थर्मो आयनों के स्पेसिफिक डिटेक्टर होता है। ठीक है, इसके बाद होता है बॉन्ड डिमीटर इक्वेशन रिलेशनशिप बिटवीन एचटीपी एंड। अब बताइए एडी डिफ्यूजन ए के साथ भी तो था संबंध, ए भी है यहाँ पर हमारा, ये बी हो गए महोदय, और ये सी हो गए, और ये इक्वेशन है हमारा एच ई टी पी इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय म्यू एंड मल्टीप्लाई बाय सी। तो देखो सभी आएगा, इसका आंसर तो ऑल होना चाहिए, ऑल आंसर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, ये फिर से इक्वेशन है विच आर द फॉलोइंग डिटेक्टर इज मोस्ट सेंसिटिव चेंज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के सेंसिटिव को कौन करेगा यार? ये फ्लोरोसेंट, इलेक्ट्रो, बोलो, क्या होगा इसका आंसर टेम्परेचर सेंसिटिव के लिए? क्या आंसर होना चाहिए आपका टेम्परेचर सेंसिटिव में? आपका बेसिकली अगर ये तो आपका वॉन्टीमीटर इक्वेशन है, यहाँ पर थे हम। हाँ, विच आर द फॉलोइंग डिटेक्टर इज मोस्ट सेंसिटिव टू चेंज इन द टेम्परेचर, इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये आपका क्या रहेगा आंसर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत जल्दी चेंज होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका आंसर अपना बी होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर जो होते हैं, डिफरेंशियल डिटेक्टर जो होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट है हमारा द रेशियो ऑफ द एडजस्टेड रिटेंशन टाइम फॉर एनालाइट टू द रिटेंशन टाइम ऑफ द मोबाइल पेज। इसको क्या बोलोगे आप? ये है भाई हमारा रिटेंशन फैक्टर, कि आपका रिटेंशन टाइम है क्या है, रिटार्डेशन फैक्टर है, ये होता है रिटेंशन फैक्टर। क्या होता है? रिटेंशन फैक्टर बोल दो इसको, कैपेसिटी। रिटार्डेशन फैक्टर तो हमारा
सॉल्यूट के फ्रैक्शन का रेशो रहता है, ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। सीधा सीधा आंसर इसमें रिटेंशन फैक्टर आएगा कि कैपेसिटी फैक्टर आएगा, क्या आंसर आना चाहिए इसका, बताएं आप लोग फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है। देखो गैस क्रोमेटोग्राफी जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी रहती है उसके लिए तो बदल जाती है चीजें, जो अपना टीएलसी वगैरह रहता है वहां तो एक ही पैरामीटर होता है आपका। अब इसको क्या क्या बोलोगे आप, रिटेंशन फैक्टर बोलोगे, ठीक है, रिटेंशन फैक्टर बोलोगे कि रिटार्डेशन फैक्टर बोलोगे या सेलेक्टिविटी फैक्टर बोलोगे या कैपेसिटी फैक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको भाई, इसको सीधा सीधा बोलेंगे अपन बेटा कैपेसिटी फैक्टर। 1 to 10 इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। नेक्स्ट है ऐसे मेथड्स भी आपके सिलेबस में थे, तो बेसिकली ऐसे मेथड्स यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी पर अपन टेस्ट करते हैं भाई तो उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। अगर अपन कुछ भी चीज ह्यूमन पर टेस्ट करेंगे तो क्लिनिकल ट्रायल कहलाता है, ठीक है। जो शेड्यूल आप जानते हो कि बाय में आता है। बाकी देखो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो ऐसे इन्वॉल्व द टेस्टिंग ऑफ। अब आप बोलोगे सर बायो ऐसे में हम करेंगे बैक्टीरिया पे, वायरस पे, लिविंग, अरे भाई इन पर तो टेस्ट करते हो, किसकी टेस्टिंग करते हो, बायो ऐसे इन्वॉल्व द टेस्टिंग ऑफ लिखा हुआ है, टेस्टिंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स मतलब भैया मेरे ड्रग, ड्रग की टेस्टिंग करते हैं अपन लोग बायो ऐसे में। तो अपन से ये नहीं पूछा कि बायो ऐसे किस पर कंडक्ट करते हो, अपन से पूछा गया है कि बायो ऐसे में इन्वॉल्व द टेस्टिंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स की टेस्टिंग करेंगे इसमें, ये आंसर होना था इसका। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है हमारा ऐसे मेथड्स नॉन एज, ऐसे मेथड्स ए, दो टाइप की ऐसे मेथड्स होती हैं आपकी माइक्रोबायोलॉजिकल, एक होती है हमारी भाई प्लेट मेथड होती है, एक हमारी प्लेट मेथड होती है, और एक हमारी जो होती है आपकी टर्बडीमेट्रिक मेथड होती है, उसको ट्यूब मेथड बोलते हैं। तो ए में देखो यहाँ पर लिखा है अपना प्लेट में आपका डिफ्यूजन होता है, तो ये हमारा बी आंसर एकदम करेक्ट हो। ट्यूब और टर्बडीमेट्री तो आपकी जो है ये मेथड बी है, ये मेथड बी है और ये मेथड ए है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखो माइक्रोलॉजिकल की जो मेथड्स होती हैं, देखो मेथड ए रहती है, मेथड ए को अपन क्या बोलते हैं, कप प्लेट मेथड भी बोलते हैं, डिस्क डिफ्यूजन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसको न्यूट्रेंट अगर प्लेट यूज करते हैं, इंक्यूबेशन टाइम 31 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 18 to 20। अब मेजर द जोन ऑफ इनहिबिशन, ये जोन ऑफ इनहिबिशन को ऐसा हमारा एक प्लेट रहेगा, यहाँ पे अपन ड्रॉप लगा देंगे अपने पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को, जोन ऑफ इनहिबिशन को अपन लोग मेजर करते हैं इसमें, ठीक है। दूसरी मेथड होती है हमारी टाइप बी, उसको बोलते हैं अपन क्या बोलोगे, टर्बडीमेट्रिक मेथड है, ये टर्बडी को मेजर करता है, इसको ट्यूब ऐसे भी बोलोगे, ठीक है। न्यूट्रेंट ब्रॉथ इसमें यूज करते हैं, इंक्यूबेशन इसका भी 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स के लिए करते हैं। तो ये दो टाइप की मेथड होती है बेटा, ए और बी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। नाम मेथड बी यूज फॉर द, ये क्वेश्चन ये है कि भाई मेथड बी किसके लिए यूज करोगे आप, ठीक है। तो इसमें जो आंसर रहेगा आपका किसके लिए यूज करोगे, भाई हम सभी के लिए यूज करेंगे मेथड बी। देखते हैं अपन सभी के लिए क्यों यूज करेंगे मेथड बी को, इसको देख लेते हैं अपन। ये देखो इसका मैंने एक सिंपल सा ट्रिक बना दिया, आपको बहुत मदद करेगा ये कोई भी एंटीबायोटिक के लिए। देखो मेथड ए का ट्रिक है आपका एडी प्लस कॉस्ट, एडी प्लस कॉस्ट है अपना ट्रिक, यहाँ पर एडी प्लस कॉस्ट है। एडी जो होता है हमारा मेथड बी के लिए यूज करोगे अपन, ठीक है। ए फॉर यहाँ पर क्या है आपका अमिकेसन और डॉक्सीसाइक्लिन, इनके लिए भाई ओनली मेथड बी रहती है। और कॉस्ट के लिए ए प्लस बी दोनों लगती है, कानामाइसिन हो गया आपका, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गया, स्टेप्टोमाइसिन हो गया और टेट्रासाइक्लिन, इनके लिए मेथड ए और बी दोनों यूज होती है। इन लोगों के लिए ए प्लस बी दोनों यूज होती है, इनके लिए ओनली क्या होती है, बी यूज होती है। अपन से क्वेश्चन में ये नहीं पूछा ओनली बी, उन्होंने पूछा बी मेथड, तो उसमें देखो आपका डॉक्सीसाइक्लिन भी नाम था और ये वाले नाम भी थे, तो अपन ने इसलिए और लगा दिया। अब इनके अलावा जितने बचेंगे उन सब के लिए मेथड कौन सी यूज होगी बेटा, ए यूज होगी, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एमटीटी ऐसे यूज फॉर द, ये अच्छा क्वेश्चन है। एमटीटी ऐसे जो होता है किसके लिए करते हैं भाई अपन, एंटी कैंसर ड्रग की जो टेस्टिंग होती है, इसमें परसेंटेज सेल डेथ को अपन लोग देखते हैं, परसेंटेज सेल डेथ को देख लो या परसेंटेज सेल बायबिलिटी को देख लो। जैसे मैंने कहा 10% डेथ हुआ है तो 90% बायबल है, फिर अगर हम बोलते हैं 90% बायबल है तो 10% क्या है उसका मतलब डेथ है। तो ये आपका एमटीटी ऐसे होता है जो अपना किसके लिए यूज होता है, एंटी कैंसर ड्रग्स के ऐसे के लिए, ठीक है। ले देखो एमटीटी ऐसे का नाम जरूर याद रखना, आपको अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। एमटीटी जो होता है फुल फॉर्म इसका होता है डाई मिथाइल थियाजोल डाइफेनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड होता है, एसिड बेस्ड अपॉन द कन्वर्जन ऑफ एमटीटी इनटू द फार्माजन क्रिस्टल बाय द लिविंग सेल। ये एमटीटी क्या करता है, लिविंग सेल्स इसमें कन्वर्ट करते रहते हैं, जितना ज्यादा कन्वर्जन होगा उतनी ज्यादा परसेंटेज लाइव है सेल, ठीक है।
और अगर लाइव 90% है 10% हुई है, कुछ भी आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। इसमें पता हमको वायबिलिटी चलती है, इनडायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं, डेथ का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है प्रॉपरली। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस बेटा अपन ने डिस्कस किए हैं, इनको आप अच्छे से करते चलें और टेस्ट को जरूर अटेंड करें और पूरे टेस्ट का प्रॉपर क्या करें, डिस्कशन करें। सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से टेस्ट करें, क्वेश्चंस का डिस्कशन करें प्रॉपर, और सब चीजें जो नई चीजें अपन को मिलती हैं उनको जरूर नोट करते चलें। ओके।